Hello students, I am Neha ma'am, your maths mentor. Welcome to our channel ललित कपूर क्लासेस. सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग पार्ट 2. ये पार्ट 2 वीडियो है. पार्ट 1 में हमने थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने सीखा था कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं. लेकिन पार्ट 2 में अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. हाई लेवल से मेरा मतलब है कि जैसे जब कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में होंगे और इरेशनल नंबर्स में होंगे. इरेशनल नंबर से मतलब है कि जब जो नंबर रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, इस तरीके के नंबर्स. ठीक है. तो लेकिन अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो प्लीज प्रेस द आई बटन फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग पार्ट 1 एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए. सो पहला टॉपिक है फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स. फ्रैक्शनल कोफिशिएंट. फ्रैक्शनल कोफिशिएंट का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में कैसे होता है कि p/q फॉर्म में, है ना, जिसमें जैसे 2/3 या 7/8 इस तरीके के जब कोफिशिएंट्स होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं फ्रैक्शनल कोफिशिएंट. तो जब क्वेश्चन में फ्रैक्शनल कोफिशिएंट आएगा तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसका तरीका देखते हैं. तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन है x² - 2/3x - 8/3. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शन में है ना. तो इस केस में आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम कितना आएगा? 3. एलसीएम लेने के बाद सबको लिखना है, जैसे यहाँ पे x² को किससे इंटू करना पड़ेगा? 3 से. तो ये हो जाएगा 3x². एंड क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो ये वाली टर्म सेम रहेगी. सेम यहाँ पे भी 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो ये वाली टर्म भी हमारी सेम रहेगी. इतना करने के बाद आप जो भी यहाँ पे एलसीएम आता है ना उसको इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर लिख दो और यहाँ पे आपको ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो भी बना था वो एज इट इज आ जाएगा. अब इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है. आपको सिर्फ फोकस अपना इस पे करना है. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये साथ साथ चलता रहेगा. हमारा फोकस सिर्फ इसके अंदर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इसी को स्प्लिट करना है. और ये आपके लिए जैसे अभी हमने पार्ट 1 में क्वेश्चंस करे थे वैसा ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा. तो देखिए कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को. देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, x² का कोफिशिएंट और इसका प्रोडक्ट लेना है. तो 3 × -8, 3 × -8 इज -24 एंड x का कोफिशिएंट कितना है? -2. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 124, 2 12, 3 8 एंड 4 6. These are the possible factors. अब इन फैक्टर्स को हम एक एक करके चेक करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको प्लस या माइनस करके -2 आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले फैक्टर से 1 and 24. सो गाइज 1 and 24 से कभी भी प्लस या माइनस करके हमें -2 नहीं मिल सकता. नेक्स्ट आते हैं 2 और 12 पे. सेम यहाँ पे भी 2 और 12 को कुछ भी करो प्लस या माइनस तो 2 नहीं मिलेगा. तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए. अब बात करते हैं 3 और 8 की. 3 और 8 को भी प्लस या माइनस करने पे 2 नहीं मिलेगा. लेकिन 4 और 6 की अगर बात करें तो गाइज यू ऑल नो 6 - 4 इज 2. मतलब यहाँ पे इनको सॉल्व करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 मिल सकता है. सो ये हमारा ऐसा ऑप्शन है करेक्ट. ठीक है. अब बात आती है, आपके पास नंबर्स तो आ गए 4 and 6. अब लास्ट आपको यहाँ पे जो काम करना है वो है इनके आगे साइन लगाने का. इनके आगे साइन इस तरीके से लगाने हैं कि जो भी इनको सॉल्व करके रिजल्ट मिले ना वो -2 मिले. तो गाइज यू ऑल नो, ये 4 के आगे प्लस लगा दें और अगर 6 के आगे माइनस लगा देंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके देखो, प्लस माइनस माइनस एंड 6 - 4 इज 2. और हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं. 6 इज ग्रेटर हेयर, हम
माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। सो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिल गए यहाँ पे, +4 एंड -6। अब आप यहाँ पे एक चीज़ चेक भी कर सकते हो, देखो 4 6 = 24 एंड प्लस माइनस माइनस, तो -24 इनका प्रोडक्ट भी मिल गया। तो इतना करने के बाद हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहली टर्म सेम आएगी, सेकंड वाली टर्म को, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करके लिखना है। हमने फैक्टर्स क्या बनाए हैं यहाँ पे गाइस, प्लस का 4x, x साथ में लगाना है आपने, एंड -6x, -8। मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ यहाँ पे। इतना करने के बाद आप यहाँ देखो आपके पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं, तो आपने यहाँ पे 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो यहाँ 1/3 सेम आ जाता है, इन दोनों में से देखो यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ सकता है, नंबर्स में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3x² में से x कॉमन आ गया, 3x प्लस 4x में से x कॉमन ले लिया, 4 इज लेफ्ट। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, बट आपको साइन का भी ध्यान रखना है। आप इस ब्रैकेट में चेक कीजिए बेटा, दोनों ही प्लस के हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माइनस के हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ऐसे केस में हमेशा आपको माइनस का नंबर कॉमन लेना है। कब, जब आप साइन चेंज करना चाहते हैं। तो -2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 3x प्लस 4, क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है। तो ये आपका कॉमन लेने के बाद का स्टेप है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है बेटा, जो ये ब्रैकेट सेम बनते हैं ये आ जाते हैं एज इट इज, और एक ब्रैकेट इन दोनों से मिलके बन जाता है x - 2। तो देखिए कितनी सिंपली तरीके से हमने फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को भी फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, सो प्लीज आप इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके तरफ। तो ये तो था फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। अब बात करेंगे इर्रेशनल कोफिशिएंट्स की। सो इर्रेशनल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, इर्रेशनल कोफिशिएंट्स, इर्रेशनल कोफिशिएंट्स मतलब जब आपको पॉलिनोमियल में दिख जाएंगे रूट वाले नंबर्स। ठीक है, रूट वाले नंबर्स जैसे कि कौन से होते हैं, जैसे √2, √3, √5, है ना, इस तरीके के नंबर्स जब रूट में होते हैं तो इनको हम कहते हैं इर्रेशनल कोफिशिएंट्स। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने की मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगी इर्रेशनल कोफिशिएंट्स को करने की। ठीक है, इसको हम बेसिक तरीके से नहीं देखेंगे, और ये ट्रिक करने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप इर्रेशनल कोफिशिएंट में मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो जब भी आपके सामने इर्रेशनल कोफिशिएंट का क्वेश्चन आएगा तो बेटा सबसे पहला काम होगा, इन क्वेश्चंस को मैं 2 वैरायटी में स्प्लिट कर रही हूँ, 2 वैरायटी में डिवाइड कर रही हूँ। पहला केस 1, केस 1 उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें मिडिल टर्म में रूट नहीं होगा, मिडिल टर्म में रूट नहीं होगा, बाकियों में है क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिडिल टर्म में रूट नहीं होगा। जैसे कि मैं इसका आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ, √7x² - 9x प्लस 2√7, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन मिडिल टर्म में देखो यहाँ पे रूट नहीं है। तो केस 1 कैसे क्वेश्चंस का होगा, जहाँ पे मिडिल टर्म में आपको रूट वाला नंबर नहीं मिलेगा, रूट इज नॉट प्रेजेंट। केस 1 कैसा है, जिसमें रूट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं केस 2 की, तो केस 2 कैसा क्वेश्चन होंगे, सेकंड केस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, जिसमें रूट प्रेजेंट होगा, मिडिल टर्म में आपके पास रूट प्रेजेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि ऐसे क्वेश्चंस दिखने में लगते कैसे हैं। सो 3x² - 4√3x
प्लस 5। जैसे मैंने एक रैंडमली एग्जांपल लिख दिया। आप देखो यहाँ पे मिडिल टर्म में आपको रूट दिख रहा है ना, इसमें मिडिल टर्म में रूट नहीं था, बट यहाँ पे मिडिल टर्म में रूट प्रेजेंट है। तो जब भी आपको इरैशनल कोफिशिएंट का क्वेश्चन दिखेगा तो आपने इसमें क्या करना है, आपने देखना है कि केस 1 का क्वेश्चन है या केस 2 का क्वेश्चन है। केस 2 कौन सा है, जिसमें रूट प्रेजेंट होगा, रूट इज प्रेजेंट, क्योंकि दोनों को करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके, मैं दोनों एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 मैंने आपको कौन सा समझाया था कि मिडिल टर्म में रूट नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, बेटा यहाँ पे मिडिल टर्म में रूट नहीं है। तो जब मिडिल टर्म में रूट नहीं होगा, ये एक तरीके से आपके क्वेश्चंस के लिए मंत्र का काम करेगा कि आपने क्या करना है रूट वाले क्वेश्चंस में। देखो, अगर मिडिल टर्म में रूट नहीं है तो फैक्टर्स में भी रूट नहीं होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मिडिल टर्म में रूट नहीं है तो फैक्टर्स में भी रूट नहीं होंगे। आगे क्वेश्चंस वैसे ही चलेगा जैसे हम करते थे। अब देखो कैसे करना है आपने, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले हम लेंगे नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सो रूट 7 इंटू 2 रूट 7, रूट 7 इंटू 2 रूट 7, ये कितना हो जाएगा आपका, रूट 7 इंटू रूट 7 7, 7 2 जा 14। तो प्रोडक्ट आपको चाहिए 14 और प्लस या माइनस करके क्या चाहिए, -9। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो देखो 14 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 114, 27, दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स। ओके, तो अब चेक करो एक एक करके दोनों को। 114 को आप कुछ भी कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, कभी 9 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2 और 7 की, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है। तो ये हमारा फैक्टर है, मतलब हमें नंबर्स तो मिल गए 2 और 7, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में समझाया था। अब यहाँ पे साइन लगाने बेटा, तो जैसे कि आप देख सकते हो 9 के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब मुझे दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए, -2 -7। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी रूट वाले क्वेश्चंस की परेशानी खत्म नहीं हुई। परेशानी सिर्फ इनके फैक्टर्स ढूंढने की नहीं थी। अरे जब यहाँ पे 4 टर्म्स आ जाती हैं तो उनमें से कॉमन कैसे लेंगे, ये कितने स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है ना। लेकिन मैं जिस तरीके से ये कराऊंगी ना, उसके बाद नहीं आएगी। सो प्लीज़ ध्यान से समझना। तो देखो फैक्टर्स आपने ढूंढ लिए हैं, -2 एंड -7। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, √7 x² -2x -7x + 2√7, इतना आ गया। अब देखो इस स्टेप के बाद एक जनरल ट्रिक बताऊंगी जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर मिडिल टर्म में रूट नहीं है, तो फैक्टर्स में भी रूट नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे वैसा हमने किया भी है, ठीक है ना। ये था केस 1। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है ज़रा देखिए। देखो आपको बेसिक सा रूल याद रखना है। आपने क्या करना है, अपने सारे कोफिशिएंट्स को ना बेटा रूट में कन्वर्ट करना है। जो पहले से रूट में है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रूट में नहीं है उनको पहले रूट में कन्वर्ट करना है। तो आप में से काफ़ियों को तो रूट में कन्वर्ट करना आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे देखो सेम आ गया, √7 है, रूट का रूट आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इस 2 की, यहाँ पे रूट नहीं है ना, लेकिन हमें इसको रूट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे केस में रूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ज़रा वो ध्यान देना। देखो 2 को, किसी भी नंबर को हम रूट में कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2। तो √2 × √2 क्या बन जाता है, 2। ऐसे ही 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। इसका रीज़न क्या होता है, देखो ये √3 × √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और जब भी रूट पे स्क्वायर आता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ हमारे पास नंबर आ जाता है। तो समझ आया आपको कि नंबर को रूट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, तो 7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √7
इंटू रूट 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया, 2 को क्या लिखना है आपने, रूट 2 इंटू रूट 2, एक्स एज इट इज आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो 7 को क्या लिखेंगे, रूट 7 इंटू रूट 7 एक्स, प्लस अगेन 2 को क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2, और ये रूट 7 ऑलरेडी रूट में है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए हमने सारे नंबर्स को रूट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। अब हम इसमें से बेटा 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और इनमें से लेंगे कॉमन। तो देखिए पहली टर्म में आपको क्या दिख रहा है, रूट वाले नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ रूट 2 आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे रूट वाले नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा, रूट 7x² में से x कॉमन आ गया, तो ये आ गया रूट 7x माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, एक्स आप कॉमन ले चुके हो। इस वाले स्टेप पे आते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ देखो रूट 7, यहाँ भी रूट 7 आ रहा है और यहाँ भी रूट 7 आ रहा है, तो रूट 7 कॉमन आ जाएगा। सो माइनस रूट 7 हम कॉमन ले लेंगे, एंड व्हाट इज लेफ्ट, रूट 7x माइनस रूट 2 इंटू रूट 2। गाइज मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, जो ये वाला हमने स्टेप किया है जिसमें हमने सारे नंबर्स को रूट में कन्वर्ट किया था, दिस स्टेप स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी रूट की कैलकुलेशन वीक है। एग्जाम में ऐसा शो करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप बिना ऐसे शो करे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। लेकिन जिनकी कैलकुलेशन वीक है उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि इस तरीके से करें। ऐसा करने से आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, प्लस टीचर्स को भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो ब्रैकेट्स होने चाहिए बेटा ये बिल्कुल सेम बनने चाहिए। आप देख सकते हो हमारे ब्रैकेट सेम बने, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, ये जो रूट 2 इंटू रूट 2 है इनको वापस से उनके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बन जाएगा, 2। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 7x माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 इज अगेन 2। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक ये जो ब्रैकेट सेम है रूट 7x माइनस 2 एंड अदर x माइनस रूट 7, x माइनस रूट 7। तो देखा आपने, रूट वाले क्वेश्चन को भी हमने कितने इजी तरीके से कर लिया। तो आपको बस यहाँ पे दो चीज़ें, दो ट्रिक्स ध्यान में रखनी है। पहली, अगर मिडल टर्म में रूट नहीं है तो फैक्टर्स में भी रूट नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं फैक्टर्स में रूट नहीं आया। और दूसरा स्टेप, इस स्टेप के बाद सभी नंबर्स को, सारे कोफिशिएंट्स को ब्रेक कर लेना है रूट में, उसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अगले आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। तो बात करते हैं केस 2 की। केस 2 कौन सा है, जिसमें मिडिल टर्म में रूट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिडिल टर्म में रूट वाली टर्म आ रही है ना, रूट वाला नंबर आ रहा है रूट 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज द मंत्र फॉर दिस क्वेश्चन, अगर मिडिल टर्म में रूट है तो फ्रैक्शन में रूट आएगा। ठीक है, ओ सॉरी, अगर मिडिल टर्म में रूट है तो फैक्टर्स में रूट आएगा। तो देखिए स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, आपको दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15, और मिडल में क्या है हमारे पास, माइनस 4 रूट 3। तो जैसे कि यहाँ पे मिडल टर्म में रूट है तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि हमारे जो भी दो फैक्टर्स बनेंगे उसमें रूट आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन को करने का तरीका है, फैक्टर्स को ढूंढने का तरीका है, वो पहले से अलग है। पहले आप इसी स्टेप के बाद फैक्टर्स बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी रूट में नंबर है ना वो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, वो फिक्स है, दोनों में सेम आएगा बेटा। रूट 3 है तो दोनों फैक्टर्स में रूट 3 आएगा।
ठीक है, तो √3 यहाँ पे भी लिख दिया और √3 यहाँ पे भी लिख दिया। तो आगे देखो इसको क्या करना है। अब देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3। इसका मतलब 15 में से 3 तो आपके पास आ चुका है, √3 इंटू √3 इज 3। इसका मतलब 15 में से एक फैक्टर तो निकल गया 3, तो दूसरा क्या बच गया, 3 को किससे इंटू करें कि 15 मिल जाए, ऑब्वियसली 5 से। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं, आपको 5 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं एंड ऑब्वियसली 5 का पॉसिबल फैक्टर एक ही होता है और वो है 1 इंटू 5। 1 इंटू 5, इसका मतलब एक रूट के आगे 1 आएगा और एक रूट के आगे 5 आएगा। तो 1 को वैसे तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एक रूट के आगे 1 आ गया और एक रूट के आगे आ गया 5। अब देखिए ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं 1√3 एंड 5√3। तो दूसरा काम क्या रहता है, दूसरा काम रहता है आपको साइन लगाना, इनके आगे साइन लगाने हैं आपने। तो यहाँ देखिए आपके पास आपको क्या चाहिए, -4√3। तो इन दोनों को क्या करें, क्या प्लस करें या माइनस करें कि -4√3 आ जाए। ऑब्वियसली 5 - 1 इज 4, तो मतलब दोनों को माइनस कर रहे हैं। लेकिन साइन किसके आगे कौन सा लगेगा, देखो आपको 4√3 के आगे माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले के आगे माइनस आएगा और छोटे वाले के आगे प्लस आएगा। ठीक है, तो हमारे फाइनल फैक्टर्स क्या बने हैं बेटा, इसको 1√3 को हम सिंपली √3 लिखेंगे, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो एक फैक्टर आ गया आपका प्लस का √3 और दूसरा फैक्टर आपका क्या आ गया -5√3। तो देखा आपने, जब मिडल टर्म में रूट होता है तब फैक्टर्स में भी रूट होता है और वो सेम होता है। √3 है तो √3 ही आएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ना तो रूट वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका बेटा वन ऑफ द मेन स्टेप था, सही फैक्टर्स को ढूंढना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। एक फैक्टर है +√3x और दूसरा है -5√3x, साथ में -5। अब आप देख सकते हैं 4 टर्म्स आ चुकी हैं आपके पास। जैसे अब लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, हर एक नंबर को रूट में स्प्लिट कर लेंगे। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x² प्लस √3x। 5 को क्या लिखेंगे, √5 इंटू √5 इंटू √3x माइनस √5 इंटू √5। अब ये 4 टर्म्स आ चुकी हैं, 2-2 के ग्रुप बनाएंगे और दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, √3x। तो इसमें से √3x अगर कॉमन ले लेंगे तो व्हाट इज लेफ्ट, एक √3 और एक x। यहाँ से देखिए √3x पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है तो +1 बच जाएगा। और यहाँ से दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 √5 कॉमन आ रहे हैं, -√5 इंटू √5। सो व्हाट इज लेफ्ट, √3x और यहाँ से पूरा आ चुका है तो +1। तो फाइनली √3x। ये स्टेप मैं क्यों करती हूँ, ताकि जो ऐसे वाले प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ रहे हैं उनको सिंपल लिखना। √5 इंटू √5 इज 5। तो ये हो गया आपके पास, एक जो ब्रैकेट सेम बना है, एक फैक्टर तो वो बन जाएगा और दूसरा फैक्टर √3x - 5। सो देखिए कैसे चुटकियों में हमने ये क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपने भी ये मेथड अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। आप एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें फ्रैक्शन और इर्रेशनल दोनों ही होंगे। ठीक है, घबरा गए क्वेश्चन देख के कि मैम ये कैसा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन भी आ गया, रूट भी आ गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, अगर पिछले 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझे हैं तो ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शन आ चुका है और फ्रैक्शन मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहला स्टेप आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 4x² को 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो ये हो जाएगा 8x², यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो ये सेम आ जाएगा 13√2x, और यहाँ पे भी बेटा 2 से इंटू करना पड़ेगा 5 को, ये बन गया 10। और नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन को बाहर रखना है ब्रैकेट के, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा 8x² माइनस 13√2x प्लस 10। तो देखिए अब क्वेश्चन बेसिक उसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये किस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया? आपका केस 2 की वैरायटी, जिसमें मिडिल टर्म में रूट था। तो मिडिल टर्म में रूट है तो इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर्स में भी रूट आएगा। तो यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं। देखिए 8 और 10 का प्रोडक्ट कितना आएगा आपका? 80, और बीच में क्या है? 13√2 माइनस 13√2, ये चाहिए। तो देखिए मिडिल टर्म में क्या आ रहा है? √2। इसका मतलब जो दो फैक्टर्स बनेंगे उनमें √2 आएगा ही आएगा। तो √2 इंटू √2, तो √2 आ गया दोनों में। अब √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। इसका मतलब इसका हमें जो भी फैक्टर लेना है वो 2 के साथ लेना है। तो 2 इंटू 40 हमारा फैक्टर आ गया। अब आगे का काम मैंने आपको क्या सिखाया था? ये हमारा फिक्स रहेगा। अब आपको 40 के फैक्टर्स करने हैं, आपको 40 के फैक्टर्स करने हैं। तो 40 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो 40 के फैक्टर्स आपके क्या क्या बनेंगे बेटा? 1 and 40, 2 and 20, 4 and 10, 5 and 8, ठीक है, ये आपके 40 के फैक्टर्स बन गए। तो अब चेक करते हैं एक एक फैक्टर को। अब आपने इसमें चेक क्या करना होता है ये भी ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे आपको ये चाहिए प्लस या माइनस करके, तो √2 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब √2 को आपने नहीं देखना, √2 को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ इस नंबर को देखना है जो रूट के आगे लिखा है, और वो क्या है? -13। अब आप जो ये फैक्टर्स यहाँ पे चेक करेंगे ना, आप वो -13 के लिए चेक करेंगे, सिर्फ मतलब 13 के लिए चेक करेंगे। रूट को हमें नहीं देखना है, रूट की सेटिंग हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो 13 के लिए चेक करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनको प्लस या माइनस करके हमें 13 मिलेगा। तो जल्दी से चेक करते हैं। 1 and 40 कभी 13 नहीं मिल सकता, दोनों को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो तो ये कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही 2 and 20 में भी नहीं मिल सकता, 4 and 10 में भी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर 5 और 8 को देखें, 5 + 8 is 13, सो दिस इज करेक्ट। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए 5 और 8। तो हमें क्या करना होता है बेटा? आपने यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्स बनाना शुरू कर दिया था, दोनों में √2 लिख दिया था। अब एक के आगे 5 लिख दो और एक के आगे 8 लिख दो। समझ आया आपको? √2 आपने पहले ही लिख दिया था, अब आपने एक के आगे 5 लिखना है और एक के आगे 8 लिखना है। अब काम क्या रह गया आपका? साइन लगाना। तो साइन देखिए कैसे लगेगा। आपको क्या चाहिए था? -13, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, -13√2, -13√2 चाहिए आपको। तो बताइए दोनों के आगे क्या साइन लगाऊं? ऑब्वियसली दोनों के आगे माइनस का साइन लगाऊंगी ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और आंसर आ जाए -13√2, ठीक है। तो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, तो आगे चलते हैं, अपना काम करते हैं। ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया 8x², इसको स्प्लिट करके लिख दो, -5√2x -8√2x प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में आपको सभी नंबर्स को रूट में कन्वर्ट करना है, सभी नंबर्स को रूट में कन्वर्ट करना है। √2x² -5 के वही √5 इंटू √5, साथ में √2x, अगेन से 8 आ गया हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2√2 इंटू 2√2 और साथ में √2x प्लस 10। अब बात आती है 10 की, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर 10 को हम देखो पहले लिखेंगे √10 इंटू √10, और इस अब 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको भी आपको फर्दर करना पड़ेगा। तो 10 को हम क्या लिखेंगे? √2 इंटू √5। ऐसे ही दूसरा √10 भी बन जाएगा, √2 इंटू √5।
इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे। तो 10 के फैक्टर्स बन गए √2 इंटू √5 इंटू √2 इंटू √5। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे दो दो टर्म में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दो टर्म में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2√2 इंटू 2√2x² माइनस √5 इंटू √5 इंटू √2x। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक √2x ही कॉमन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो √2x कॉमन ले लेंगे। तो √2x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√2 इंटू 2 और साथ में एक x, और यहाँ आएंगे तो √2x हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस √5 इंटू √5। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड पेयर पे आते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है √2 इंटू √2। देखिए ये √2 इंटू √2 और ये भी √2 इंटू √2, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो √2 इंटू √2 यहाँ से कॉमन आ रहा है। एंड व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे 2√2 इंटू 2। ये ब्रैकेट्स वैसे सेम बनते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो तो। और दूसरा बचेगा √2 इंटू √2 कॉमन ले चुके आप, √5 इंटू √5। इसको यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, माइनस √2 इंटू √2 ब्रैकेट 2√2 इंटू 2x माइनस √5 इंटू √5। ये बच गया हमारे पास। तो फैक्टर्स हमारे क्या बन जाएंगे, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। पहले इसमें सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4√2x माइनस √5 इंटू √5 इज 5 माइनस √2 इंटू √2 इज 2 ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4, 4√2x माइनस √2 इंटू √5 इंटू √5 इज 5। तो ये आपकी फाइनल फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। तो फैक्टर्स जो आपके आ जाएंगे बेटा, एक तो यही सेम ब्रैकेट वाला हो जाएगा और दूसरा √2x माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और फॉर मोर प्रैक्टिस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आई एम श्योर कि आगे से इन ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी और आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें पॉजिटिव अप्रोच मिलती है और हमारे को भी आगे होप मिलती है कि हम और कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।